दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। भाग्य के लिखों को कोई नहीं बदल सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था और कैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था और बड़ा परेशान रहा करता था क्योंकि उसको कोई औलाद नहीं थी। ना जाने उसने भगवान से कितनी मिन्नतें की होंगी। ऐसे ही उसका समय बीतता रहा। फिर एक दिन पता चला कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। किसान बहुत ही खुश हुआ और 9 महीने उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। उसके बाद उसकी पत्नी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। किसान के आसपास के रहने वाले लोग भी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि किसान को बहुत दिनों के बाद एक बेटा हुआ था। लोग उसे देखने आने लगे। एक दिन उसके घर के पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने देखा कि किसान के घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो वे भी किसान के घर के अंदर चले गए। जब किसान ने उस महात्मा को देखा, तो उन्होंने महात्मा को बड़े आदर के साथ अपने घर पे बैठाया और उन्हें खाने पीने के लिए मिठाइयाँ दी। किसान ने उस महात्मा से कहा, महाराज, भगवान ने मुझे बहुत दिन के बाद इस बेटे को दिया है। कृपा करके आप इसका नाम बताएं। जैसे ही उस महात्मा ने किसान के बेटे को अपनी गोद में उठाया, तो वे थोड़ी देर तक उसे देखते ही रहे। महात्मा की ओर किसान देखने लगा और वह डरते डरते कहने लगा, क्या हुआ महाराज? मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? आपके चेहरे की लकीरें मुझे बता रही हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। किसान की बात सुनकर महात्मा बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। किसान एकदम से घबरा गया और बोला, पहेलियां मत बुझाइए, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब वह महात्मा कहने लगा, अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बेटे के कंधे पर जो निशान है वह एक राजयोग का निशान है। तुम्हारे बेटे का विवाह इसी नगर के राजा की बेटी के साथ होगा जब तुम्हारा बेटा 14 साल का हो जाएगा। यह बात सुनकर वह किसान फूला न समाया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वे महात्मा वहां से चले गए और यह बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। अब जो कोई भी सुनता, वह किसान के बेटे को देखने के लिए उसके घर चला आता था। एक दिन उसी नगर का राजा जंगल में एक हिरन का शिकार करते करते बहुत थक गया था और उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने जंगल में एक कुटिया देखी। उसने सोचा, इस कुटिया में अवश्य ही कोई रहता होगा, चलो चलकर यहाँ पानी पी लूं। वह राजा कुटिया के अंदर गया। तब उसने वहां पर एक महात्मा को देखा। महात्मा ने उस राजा को पानी पिलाया और थोड़ी देर तक राजा वहीं पर बैठा रहा। उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ लगाकर कहीं जा रहे थे। तब राजा ने उस महात्मा से पूछा, ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं?
तब वह महात्मा कहने लगा, ये लोग किसान के बेटे को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही किसान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और वह बहुत ही भाग्यशाली है। उसके कंधे पर जो निशान है वह राजयोग को दर्शाता है और उसका विवाह इसी नगर के राजा की बेटी के साथ होगा। जैसे ही राजा ने उस महात्मा की बातें सुनी, वह कहने लगा, मैं ही इस नगर का राजा हूँ और मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली से किसान के बेटे के साथ नहीं होने दे सकता। इतने पर वह महात्मा कहने लगा, कुछ भी हो राजन, परंतु भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। राजा कहने लगा, मैं उसके भाग्य को ही बदल डालूंगा। कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, परंतु मैं एक मामूली सी किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर वह राजा वहां से चला गया और राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने वेश बदलकर किसान के घर में जाने की ठान ली और एक दिन वह वेश बदलकर लोगों से पूछते पूछते उसी किसान के घर में पहुंच गया। जब उसने किसान के बेटे को अपने हाथ में उठाया तो कहने लगा, यह तो बहुत ही भाग्यशाली लगता है और इसके माथे की लकीरें इसके राजयोग को दर्शाती हैं। किसान बहुत खुश था। वह कहने लगा, हाँ, एक महात्मा आए थे, उन्होंने मुझे मेरे बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। तब वह कहने लगा, परंतु तुम लोग इसे वह शिक्षा नहीं दे सकते और इसका लालन पालन वैसे नहीं कर सकती जैसे राजकुमारों का होता है। तुम्हारे घर में तो 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ और मैं एक सेठ हूँ। मेरे पास बहुत धन है। मेरे कोई औलाद नहीं। मेरी पत्नी थोड़ी बीमार रहती है। उसे बस एक बच्चा चाहिए, शायद तब वह ठीक हो सकती है। क्या तुम मुझे अपने बेटे को दे सकते हो? मैं इसका बिल्कुल राजकुमारों की तरह लालन पालन करूंगा। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। किसान सोचने लगा। फिर उसने अपनी पत्नी से सलाह किया। उसकी पत्नी कहने लगी, यह सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे घर में मेरा बेटा 2 वक्त की रोटी ही पा जाए, वही बहुत है। किसान ने उस सेठ से कहा, ठीक है, तुम मेरे बेटे को ले जाओ, परंतु जब वह 14 वर्ष का हो जाएगा तो तुम मुझे उसे वापस कर देना। तब सेठ कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं इसे 14 वर्ष होने पर तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहकर वह किसान के बेटे को लेकर वहां से चला आया और उसने उसे मारने की कोशिश की, परंतु उसके चेहरे को देखकर वह उसे मार ना पाया। और फिर राजा ने किसान के बेटे को एक संदूक में भरकर बंद कर दिया और एक नदी में फेंक दिया और सोचने लगा कि कुछ देर बाद यह संदूक नदी में डूब जाएगा और वह बच्चा उसी के अंदर घुट-घुट कर मर जाएगा। राजा चुपचाप वहां से चला आया। इधर किसान यही सोच रहा था कि उसका बेटा एक धनी सेठ के घर में पहुंच गया। अब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। वह राजकुमारों के जैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। परंतु उसे क्या पता था कि उसके बेटे को नदी में मरने के लिए फेंक दिया गया है। और उधर वह संदूक बहते बहते एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव का सेठ अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे टहलने के लिए आया हुआ था। उन दोनों को कोई औलाद ना थी, परंतु वे दोनों भगवान के चरणों में सेवा करते और अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में व्यतीत करने लगे थे।
जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर सा बच्चा देखा। उसकी पत्नी ने तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा ली और उसने प्रसन्नता के साथ भगवान का खूब खूब धन्यवाद किया और अपने पति से कहने लगी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दिया है। हमने उनकी इतनी सेवा की है, हम उनकी दिन रात पूजा करते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने हमें यह उपहार के रूप में दिया है। वे दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। अब किसान का बेटा सचमुच एक धनी सेठ के घर में पहुंच गया था। उस सेठ ने अपने बेटे का नाम मोहन रखा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। उस सेठ ने अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर से बहुत सारे विद्वान बुलवाए और उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे मोहन हर चीज में निपुण होता गया और वह एक दिन इस तरह से निपुण हुआ कि उसके गुरु उसको कहने लगे कि वह तो उनसे भी आगे निकल चुका है। वह इतना बुद्धिमान और तेजस्वी बन गया था कि बड़े बड़े राजा उसके आगे कुछ नहीं थे। मोहन के गुरुओं ने सारी बातें सेठ को बताई। सेठ फूला ना समाया। एक दिन सारी बातें राजा को पता चली कि उसके नगर में एक बहुत ही विद्वान और तेजस्वी लड़का है जो एक धनी सेठ का बेटा है। राजा उससे मिलने के लिए वहां पर आते हैं। जब राजा उस सेठ के घर आते हैं और कहने लगते हैं, मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। सुना है वह बहुत ही विद्वान है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तब वह सेठ कहने लगता है, हाँ अवश्य, परंतु वह मेरा बेटा नहीं है। हाँ, हमने उसे पाला अवश्य है। तब राजा कहने लगा, तो वह किसका बेटा है? तब सेठ ने सारी बातें राजा को बताई। सेठ कहने लगा, एक दिन मैं और मेरी पत्नी नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी अचानक से हमारी नजर एक बक्से पर गई जो नदी में बहता हुआ चला आ रहा था। हमने जब उस बक्से को खोला तो उसमें हमें एक बच्चा मिला। हमने उसे अपने घर में रख लिया और उसका पालन पोषण किया। और वह कोई नहीं, हमारा बेटा मोहन है। हमने भले ही उसे जन्म ना दिया हो, परंतु हमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। अब वह हमारा बेटा है। राजा कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। परंतु राजा कहीं ना कहीं यह जान गया था कि यह बच्चा और कोई नहीं, यह तो उस किसान का बच्चा है जिसे राजा ने नदी में फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद मोहन वहां आ जाता है। तब वह सेठ कहने लगता है, महाराज, यह हमारा बेटा मोहन है। जब राजा मोहन को देखता है तो थोड़ी देर उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि मोहन बहुत ही सुंदर था और उसके माथे पर एक चमक दिख रही थी। वह किसी राजकुमार से कम ना लग रहा था। उसका अहंकार उसे यह मानने से मना कर रहा था कि एक किसान के बेटे और एक राजकुमारी का विवाह कैसे हो सकता है। और उसने महात्मा से ये भी कहा था कि वह भाग्य के लेखे को भी मिटा सकता है। इसीलिए राजा ने मोहन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मोहन कहने लगा, कहिए महाराज, क्या काम है? आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। राजा कहने लगा, यह एक चिट्ठी है। तुम इसे ले जाकर मेरे महल में मेरी पत्नी को दे देना, क्योंकि मैं अभी किसी काम से दूसरे नगर जा रहा हूँ और यह चिट्ठी रानी के पास पहुँचना अति आवश्यक है। मोहन कहने लगा, आप चिंता ना करें, मैं इस चिट्ठी को रानी साहिबा तक पहुंचाकर रहूंगा।
राजा ने मोहन को चिट्ठी दे दी। मोहन वह चिट्ठी लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। मोहन वहां से रास्ता भटक गया और वह उस जंगल से निकलने की प्रयास कर रहा था, परंतु बाहर जाने का कोई रास्ता नजर न आ रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा होने को था। मोहन ने उसी जंगल में एक झोपड़ी देखी और वह उसी झोपड़ी में रात बिताने के लिए तैयार हो गया। मोहन जब उस झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रह रही है। वह कहने लगा, अम्मा, क्या आज की रात मैं इसी झोपड़ी में बिता सकता हूँ? मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर न आ रहा है और अब तो रात भी हो गई है और रात के अंधेरे में तो रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वह औरत कहने लगी, बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे बेटे डाकू हैं और जब तुम्हें यहाँ पर देखेंगे और तुम्हें अजनबी समझकर तुम्हें मार देंगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम बड़े ही मासूम दिखते हो। मोहन कहने लगा, अम्मा, अगर मैं इस झोपड़ी के बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा डालेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि मैं इस झोपड़ी के एक कोने में पड़ा रहूं और अगर वे डाकू आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। आप चिंता ना करें। अगर उन्हें सही लगा तो वे मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो मुझे मार देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं। जान तो मेरी ऐसे भी जाएगी और वैसे भी, इसीलिए मैं इसी कोने में बैठ जाता हूँ। मोहन चुपचाप उस झोपड़ी के कोने में बैठ गया। जब उस औरत के बेटे रात में आए और उन्होंने मोहन को देखा तो वे अपनी माँ से कहने लगे, यह अजनबी कौन है? बूढ़ी औरत ने सारी बातें अपने बेटों को बताई। उनमें से एक मोहन के पास गया और वह चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। कहीं राजा ने इस चिट्ठी में खजाने के बारे में तो नहीं लिखा है। इसी मनसा से उन्होंने वह चिट्ठी खोली और वे चिट्ठी को पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा हुआ था, मेरी प्रिय पत्नी, यह जो लड़का तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आया है, तुम इसे तुरंत जान से मरवा दो, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस काम में मुझे जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं है। डाकुओं ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। वह बूढ़ी औरत मोहन को बहुत प्यार से देखने लगी और फिर अपने बेटे से कहा कि मैं जिस प्रकार से कहती हूँ तुम उस चिट्ठी में बिल्कुल वैसे ही लिखो। बूढ़ी औरत ने वह चिट्ठी मोहन को दे दी और सुबह मोहन को जंगल से निकलने का रास्ता भी बता दिया। मोहन वह चिट्ठी लेकर महल में पहुंच गया और जब वह चिट्ठी रानी ने पढ़ी तो वह पढ़कर बड़ी हैरान रह गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्रिय पत्नी, यह जो लड़का तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आया है, यह बहुत ही विद्वान और तेजस्वी है। यह एक बहुत ही बड़ा राजा है। तुम इसका विवाह हमारी बेटी से करा दो और मेरे आने का इंतजार मत करना। मुझे इस काम में बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं है। रानी थोड़ा सा सोच में पड़ गई और कहने लगी, ऐसा क्या हुआ कि महाराज अपनी अनुपस्थिति में अपनी लाडली बेटी का विवाह करने की सोच रहे हैं? माना कि यह लड़का एक बहुत ही बड़ा राजा है, परंतु विवाह तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है। फिर रानी कहने लगी, मुझे तो महाराज की आज्ञा का पालन करना होगा। उसके बाद रानी ने अपनी बेटी का विवाह मोहन से करा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए
तो उन्होंने जब यह देखा कि मोहन उनका दामाद बन चुका है, वे रानी पर खूब चिल्लाए। तब रानी ने उन्हें वह चिट्ठी दिखाई जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। रानी कहने लगी, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह तो भाग्य का लिखा था, जो कि यह चिट्ठी बदल गई। अब आप इसे अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए। यही हमारी बेटी के भाग्य में लिखा था। आप भाग्य को बदलने चले थे, जबकि सत्य तो यह है कि भाग्य का लिखा कोई भी बदल नहीं सकता है। जब यह खबर किसान और उसकी पत्नी को मिली तो वे दौड़े दौड़े अपने बेटे से मिलने के लिए आए, और जब उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठे देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद मोहन ने अपने माता पिता को अपने ही महल में रख लिया, और फिर राजा ने सारा राज्यपाट मोहन को सौंप दिया और खुद को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।